हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 18 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स संबंधी यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI is organizing its first hackathon बीमा मंथन 2022 with which theme। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण किस विषय के साथ अपना पहला हैकाथॉन बीमा मंथन 2022 आयोजित कर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, इनोवेशन इन इंश्योरेंस। आपको जानना चाहिए जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है यानी कि IRDAI, ये अपना पहला एक हैकाथॉन जिसका नाम है बीमा मंथन 2022 इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है और इसका थीम है इनोवेशन इन इंश्योरेंस। आपको जानना चाहिए इस हैकाथॉन का मकसद क्या है। तो जो भी इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं तो उनको इनवाइट किया जा रहा है कि आप इस तरह के कुछ सॉल्यूशंस डेवलप कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए, ताकि जो इंश्योरेंस कवरेज है वो हर एक इंडिविजुअल के पास हो सके और जो भी पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके हित की भी रक्षा हो सके। तो बेसिकली अगर हम बात देखिए यहाँ पर बीमा मंथन 2022 लिखा है। अगर हम ए पॉइंट को देखें तो ये सभी टारगेट यहाँ पर बताए हुए हैं कि आपको इनसे संबंधित कुछ ऐसे सॉल्यूशंस बनाने हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ताकि जो पॉलिसी होल्डर है उसके लिए सब कुछ आसान हो जाए। जैसे पहला पॉइंट अगर हम देखें, ऑटोमेटेड डेथ क्लेम सेटलमेंट यूजिंग टेक्नोलॉजी, तो इस तरह का कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऐसा सोल्यूशन बनाइए ताकि ऑटोमेटेड डेथ क्लेम सेटलमेंट हो सके। और इसमें जो आप सबसे लास्ट में देखिए 20 लाख रुपए का विनर प्राइज भी है। बाकी आपको जानना चाहिए IRDAI के बारे में। इसमें 10 मेंबर टीम होती है, एक चेयरमैन होते हैं, 5 होल टाइम मेंबर्स होते हैं और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। सभी की अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। तो इस तरह से 10 मेंबर होते हैं। इसमें पूछ लेते हैं क्वेश्चन, याद रखिएगा। और अगर हम फिलहाल बात करें IRDAI की तो चेयरमैन देवाशीष पांडा हैं। स्थापना 1999 में हुई थी और हेडक्वार्टर्स हैदराबाद तेलंगाना में है। एज पर द सर्वे बाय इप्सोस इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। इप्सोस इंडिया के सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन देश का सबसे विश्वसनीय संस्थान या इंस्टीट्यूशन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, डिफेंस फोर्सेस। जानेगा, इप्सोस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने एक सर्वे किया है, उसमें बताया गया है यदि हम टॉप 3 मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस की बात करें हमारे देश में, तो पहले नंबर पर डिफेंस फोर्सेस हैं, फिर है RBI और फिर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 4th पोजीशन पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है और 5th पोजीशन पर है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI। तो सर्वे के हिसाब से 65% जो रेस्पोंडेंट्स हैं वो डिफेंस फोर्सेस को मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन बताते हैं। उसके बाद फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है 50% के साथ, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। यदि हम बात करें लीस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन की यानी कि सबसे निचले पायदान पर कौन है, तो ये पॉलिटिशियंस हैं 16%, फिर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, फिर कम्युनिटी लीडर्स और फिर हैं रिलीजियस लीडर्स। हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च्ड मेक इंडिया नंबर 1 मिशन। निम्नलिखित में से किसने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, अरविंद केजरीवाल। देखिए, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आप पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, इन्होंने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन अनाउंस किया है ताकि हमारे देश को हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड एम्प्लॉयमेंट के मामलों में नंबर 1 बनाया जा सके। तो इस मिशन के तहत इन्होंने सभी पार्टी से रिक्वेस्ट की है कि हम मिलकर काम करें ताकि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स खोले जा सकें,
यूथ को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके और विमेन को इक्वल राइट्स दिया जा सके, ताकि हम नंबर 1 बन पाएँ पूरे विश्व में। The All India Football Federation was suspended for not following FIFA guidelines and for third-party interference. The federation is based in which city? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को फीफा के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने और तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के लिए निलंबित कर दिया गया है। यह जो महासंघ है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, ये कहाँ पर स्थित है? सही आंसर ऑप्शन ए है, दिल्ली। आपको जानना चाहिए फीफा जो फुटबॉल जगत का पूरी जो निर्णायक बॉडी है वो फीफा है, आप सभी जानते हैं। तो इसी ने डिसाइड किया है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF इसको हम सस्पेंड कर रहे हैं। अब सस्पेंशन के बाद एक दिक्कत ये आ गई है कि 11 से 30 अक्टूबर 2022 में फीफा अंडर-17 विमेंस वर्ल्ड कप 2022 जो कि भारत में होना था, यह भारत में संपन्न नहीं हो पाएगा। अच्छा, ऐसा डिसीजन क्यों लिया है? तो ऐसा डिसीजन फीफा ने ये लिया है, फीफा मानता है कि भारत में जो ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, यहाँ पर थर्ड पार्टीज़ का इन्फ्लुएंस काफ़ी है, चाहे वो अपॉइंटमेंट्स हो या फिर इलेक्शन जो होते हैं इसमें उससे संबंधित हो, सिलेक्शन से संबंधित हो, यहाँ पर थर्ड पार्टीज़ का इन्फ्लुएंस काफ़ी रहता है। अच्छा, इससे पहले हम और आगे बात करें, आपको ये जानना चाहिए 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 मेंबर कमेटी बनाई थी, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, जिसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज AR दवे, फॉर्मर कैप्टन भास्कर गांगुली और फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी शामिल थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप तीनों ही जो ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, इसके जो प्रतिदिन का जो कामकाज है उसको रन कीजिए, क्योंकि जो ये बॉडी है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ये सही टाइम पर अपना जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको नहीं बना पाई, नया कॉन्स्टिट्यूशन, और इसने टाइम पर भी इलेक्शंस यहाँ पर संपन्न नहीं कराए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया था। तो अब फीफा अगर सस्पेंड करना चाहे, जो अपना ऑर्डर दिया है, तो ये जो सस्पेंशन है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का, ये एक ही शर्त पर हट सकता है, यदि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी है इसको रिपील कर दिया जाए और जो ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है ये दोबारा से अपने इलेक्शंस कराए और सही तरह से जो है इसका कामकाज चले। बाकी आपको जानना चाहिए जो ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी। ये द्वारका, दिल्ली में स्थित है। अमिताभ चौधरी हु पास्ट अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? अमिताभ चौधरी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस खेल से जुड़े हुए थे? सही आंसर ऑप्शन सी है, क्रिकेट। जानेगा अमिताभ चौधरी जो कि BCCI के फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं और झारखंड क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं। इनका हाल ही में हार्ट अटैक से निधन हो गया है, ये 62 साल के थे। विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिक टर्म डिपॉजिट प्रोग्राम कॉल्ड उत्सव डिपॉजिट? किस बैंक ने उत्सव जमा नामक एक अद्वितीय सावधि जमा कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए 76th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सभी ने सेलिब्रेट किया। इसी मौके पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक यूनिक टर्म डिपॉजिट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है उत्सव डिपॉजिट। तो इसमें जो FDs हैं उन पर काफ़ी हाई इंटरेस्ट यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। तो देखिए उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में SBI 6.10% पर एनम का जो है इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करा है, जो भी फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं जिनका टेन्योर 1000 डेज का है। और अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें तो उनको और एडिशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 0.50% मिलेगा। तो ये 15 अगस्त 2022 से लागू हो चुके हैं रेट, और ये स्कीम जो है 75 डेज तक के लिए वैलिड है। बाकी आप जानते हैं SBI के चेयरपर्सन दिनेश कुमार खारा हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। हाल ही में हमने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि ये बांग्लादेश में जो इंडिया वीज़ा सेंटर्स हैं इनको और 2 साल के लिए रन करेगा। विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू टर्म डिपॉजिट स्कीम अमृत समृद्धि? किस बैंक ने एक नई सावधि जमा योजना अमृत समृद्धि शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, कर्नाटका बैंक। जानिएगा कर्नाटका बैंक ने एक न्यू टर्म डिपॉजिट स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम है KBL अमृत समृद्धि,
और इसको अपने अभ्युदया कैश क्रेडिट ACC के तहत इसको लॉन्च किया गया है, जिसमें कि फिक्स्ड डिपॉजिट अगर वो 75 वीक्स यानी कि 525 डेज के लिए जो फिक्स डिपॉजिट है उस पर इंटरेस्ट रेट 6.10% पर एनम का दिया जा रहा है। बाकी कर्नाटक बैंक के बारे में आपको जानना चाहिए। हेडक्वार्टर्स मंगलुरु है, MD एंड CEO महाबलेश्वरा MS है और टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। एक मिनट जरा, शायद पीछे, हाँ ठीक है, एक मिनट, सही है। मैं थोड़ा इंटरेस्ट रेट में कन्फ्यूज़न हो गया था SBI के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which bank has announced its partnership with Seller app to facilitate the adoption of Open Network Digital Commerce? ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स को अपनाने की सुविधा के लिए किस बैंक ने सेलर ऐप के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है यस बैंक। जानिएगा, यस बैंक ने अपनी पार्टनरशिप अनाउंस की है सेलर ऐप के साथ, ताकि जो ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC, जिसके बारे में हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, इसको अपनाने में जो इसका UI है, ठीक है, उसको अपनाने में जो कस्टमर बेस है उसको कोई दिक्कत ना हो। देखिए, यस बैंक के जो अपने कस्टमर होते हैं जो कि ऑफ़र देते हैं कि यस बैंक का अगर आप कार्ड यूज़ करेंगे तो इतना प्रतिशत आपको छूट मिलेगा, तो इस तरह के जो कस्टमर हैं उनको कोई दिक्कत ना हो ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स को अपनाने में। बाकी आपको जानना चाहिए जो ONDC है इसके MD एंड CEO T कोशी हैं। यस बैंक के बारे में बात करें, MD एंड CEO प्रशांत कुमार हैं, आप सभी जानते हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP एंड विच कंट्री हैव पार्टनर्ड टू एक्सेलरेट क्लाइमेट एक्शन? भारत मौसम विज्ञान विभाग, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और किस देश ने जलवायु कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है जापान। तो देखिए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ जापान और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन्होंने एक न्यू इनिशिएटिव अनाउंस किया है जिसके तहत भारत के 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो क्लाइमेट एक्शन और क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनमें तेजी लाई जाएगी। तो 5.16 मिलियन $US का ये प्रोजेक्ट है, जापान द्वारा फंड किया जाएगा। बाकी आप जानते हैं हमने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस NDC के बारे में डिस्कस किया था, जिनमें कि नेट जीरो एमिशन इस तरह के टारगेट हैं हमारे, तो वो सही से फुलफिल हो सके दिल्ली NCR, बिहार, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में, इसी के लिए ये नया इनिशिएटिव लिया गया है। विच कंट्री हैज़ अपॉइंटेड एन एम्बेसडर टू ईरान आफ्टर सेवर टाइज इन 2016? 2016 में संबंध तोड़ने के बाद किस देश ने ईरान में एक राजदूत नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है कुवैत। तो देखिए, कुवैत कैपिटल कुवैत सिटी है और करेंसी कुवैती दिनार है। तो इसने हाल ही में ईरान में अपने एम्बेसडर नियुक्त किए हैं जिनका नाम है बदर अब्दुल्ला अल मुनेक। अच्छा, लगभग 6 साल के बाद कुवैत ने ईरान में अपना एम्बेसडर को नियुक्त किया है, क्योंकि 2016 में सऊदी अरब ने जो ये ईरान है इसके साथ अपने संबंध ख़त्म कर लिए थे, और सऊदी अरब के साथ ही कंधे से कंधा मिलाने के लिए कुवैत ने भी ये डिसीजन लिया था कि ये भी ईरान के साथ अपने जो संबंध हैं उनको समाप्त करता है। तो अब फिर से जब सऊदी अरब ईरान के साथ अपने जो रिलेशंस हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, तो कुवैत ने भी अपना एम्बेसडर यहाँ पर नियुक्त कर दिया है। बाकी आपको जानना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2016 में सऊदी अरब ने अपने जो संबंध हैं इसके साथ ईरान के साथ तोड़ लिए थे, क्योंकि जो सऊदी एम्बेसी है ईरान में, यहाँ पर कुछ ईरानियन प्रोटेस्टर्स ने काफ़ी जमकर विरोध किया था, क्योंकि सऊदी अरब ने एक प्रोमिनेंट सिया क्लेरिक को एग्जीक्यूट कर दिया था। Who was declared the best actor at 13th edition of Indian Film Festival of Melbourne Awards 2022? इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स 2022 के 13वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे घोषित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है रणवीर सिंह। देखिए, 13वां एडिशन रहा इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स 2022 का, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। इसमें अगर हम देखें तो बेस्ट फिल्म 83 है, बेस्ट डायरेक्टर सुजीत सरदार उधम के लिए और अपर्णा सेन द रेपिस्ट के लिए,
बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह 83 के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस शेफाली शाह जलसा के लिए, बेस्ट सीरीज मुंबई डायरीज 2611, बेस्ट एक्टर इन सीरीज मोहित रैना और बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सीरीज साक्षी तंवर, बेस्ट इंडी फिल्म जग्गी, बेस्ट फिल्म फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट जॉयलैंड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कपिल देव। ये अच्छा यहाँ से पूछा जा सकता है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला, तो यदि आप नहीं जानते हैं तो कपिल देव पर आपको थोड़ा डाउट हो सकता है ऑप्शंस में, सबसे पहले हो सके आप इसी को एलिमिनेट करें कि नहीं कपिल देव नहीं होगा। तो ये भी याद रखिएगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कोई भी अवार्ड अगर उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है तो वो पूछ लिया जाता है। डिसरप्टर इन सिनेमा अवार्ड वानी कपूर, इक्वालिटी इन सिनेमा अवार्ड जलसा, लीडरशिप इन सिनेमा अवार्ड अभिषेक बच्चन, और ये जो इवेंट है इसको ऋत्विक दंजियानी इन्होंने होस्ट किया है। विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ आमा योजना एंड वात्सल्य योजना फॉर द वेलफेयर ऑफ वीमेन। किस राज्य ने महिलाओं के कल्याण के लिए आमा योजना और वात्सल्य योजना शुरू करने की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन ए है सिक्किम। तो देखिए सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं PS तमांग, तो इन्होंने आमा योजना और वात्सल्य योजना लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की है विमेन वेलफेयर के लिए। तो जो अमा योजना है इसमें जो भी अनएम्प्लॉयड मदर्स हैं राज्य में उनको 20,000 एनुअली दिया जाएगा और उनके बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट किया जाएगा, जो अनएम्प्लॉयड मदर्स हैं। और वात्सल्य योजना के तहत जो भी चाइल्डलेस वीमेन हैं जिनका कोई भी बच्चा नहीं है उनको विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट के लिए 3 लाख रुपए की सहायता प्रोवाइड कराई जाएगी। बाकी आप जानते हैं सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक है और गवर्नर गंगा प्रसाद है। हाउ मैनी इंडियन फर्म्स मेड इट इनटू द लिस्ट टाइटल्ड फोर्ब्स एशिया बेस्ट अंडर ए बिलियन? फोर्ब्स एशिया बेस्ट अंडर अ बिलियन शीर्षक वाली सूची में कितनी भारतीय फर्मों ने जगह बनाई है? सही आंसर ऑप्शन बी है 24। जानेगा फोर्ब्स एशिया ने बेस्ट 200 मिड साइज्ड कंपनीज इन द एशिया पैसिफिक रीजन इसका 2022 एडिशन पब्लिश किया है। रिपोर्ट का नाम है बेस्ट अंडर अ बिलियन। तो इसमें 24 इंडियन फर्म्स ने इस बार जगह बनाई है, तो जबकि 2021 में 26 फर्म्स ने जगह बनाई थी, तो 2 कम है इस बार। तो इसमें जो है वो सभी कंपनीज को लिस्ट किया गया है जिनका एनुअल रेवेन्यू $1 बिलियन से कम का है। तो ऐसी 24 कंपनीज ने यहाँ पर जगह बनाई है भारत से। अच्छा, भारत एशियन कंट्रीज में बात करें तो 4th पोजीशन पर है, चाइना से ऊपर है। चाइना की केवल 22 कंपनीज ही हैं इस लिस्ट में। तो देखिए ताइवान की अगर हम बात करें, ताइवान पहले नंबर पर है और 30 कंपनीज ने यहाँ पर जगह बनाई है। उसके बाद जापान है, फिर है साउथ कोरिया और चौथे पर है भारत। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर वो सभी कंपनीज हैं एशिया पैसिफिक रीजन में जिनकी एनुअल सेल $10 मिलियन से ज़्यादा है लेकिन $1 बिलियन से कम है। ताइवान की ए स्पीड ये लगातार 9वीं बार इस लिस्ट में शामिल रही। विलियम रूटो हैज़ बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? विलियम रूटो को किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? सही आंसर ऑप्शन ए है केन्या। तो देखिए केन्या के डिप्टी प्रेसिडेंट विलियम रूटो अब ये केन्या के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। इनकी पार्टी है फर्स्ट कोलिशन पार्टी। तो ये 5th प्रेसिडेंट बनेंगे जब से केन्या इंडिपेंडेंट हुआ है उसके बाद से 5th प्रेसिडेंट ये बनेंगे। केन्या के बारे में आपको जानना चाहिए, कैपिटल नैरोबी है, करेंसी केनियन शिलिंग है। In a first, the Border Road Organization will take up the construction of a pilot road stretch in which state using steel slag. पहली बार सीमा सड़क संगठन किस राज्य में स्टील स्लैग का उपयोग करके एक पायलट सड़क खंड का निर्माण करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए पहली बार बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ये एक इस तरह का प्रोजेक्ट ले रहा है जिसमें अरुणाचल प्रदेश में ये स्टील स्लैग का यूज़ करके एक रोड स्ट्रेच को कंस्ट्रक्ट करेगा ताकि हैवी रेन्स और जो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं उनको जो है वो रोड सह सके। अच्छा, ऐसा डिसाइड क्यों किया है? क्योंकि एक और प्रोजेक्ट इस तरह का रहा गुजरात में जहाँ पर 100% स्टील स्लैग को यूज़ करके एक रोड बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई? CSIR-CRRI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल रही है, इसलिए BRO चाहता है कि हम अरुणाचल प्रदेश में इसी तरह की एक रोड स्ट्रेच बनाएंगे। बाकी अरुणाचल प्रदेश के जो CM है पेमा खांडू हैं, गवर्नर
BD मिश्रा है और कैपिटल ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में हमने हाल ही में सब कुछ डिस्कस भी किया था। बाकी आपको जानना चाहिए, इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है आफ्टर चाइना। विच एजेंसी हैज़ रिलीज्ड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2022 रिपोर्ट? किस एजेंसी ने यूथ के लिए वैश्विक रोजगार रुझान 2022 रिपोर्ट जारी किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जानेगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2022 रिपोर्ट को जारी कर दिया है। इसमें इन्होंने बताया है कि जो 15 से 24 साल तक के जो लोग हैं उनमें जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो बेरोजगारी दर है, वो वर्ल्ड वाइड 15.6% है, जो कि अडल्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट से 3 गुना ज़्यादा है। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि 2021 में नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यंग पीपल ये 75 मिलियन रहे और वहीं 2022 में 73 मिलियन रहे हैं। तो ड्रॉप देखने के लिए मिला है 2022 में। बाकी इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशो EPR, इसमें जो जेंडर गैप है वो काफ़ी देखने के लिए मिला है। मैन के लिए यानी कि पुरुषों के लिए जो एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशो है ये 40.3% है, वहीं महिलाओं के लिए 27.4% है और लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में ये हाईएस्ट है 17.3%। जो गैप है उसके बीच का, उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से रिपोर्ट दी गई है, रीजन दिए गए हैं एक साइड दिए गए हैं यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2022। तो यूरोप एंड सेंट्रल एशिया में आप देख सकते हैं 16.4%, सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा अरब स्टेट्स में देखने के लिए मिलेंगे 24.8%, एशिया पैसिफिक में 14.9%। तो ये रिपोर्ट आप याद, ये इसमें आप देख लीजिएगा ये आंकड़े जो एशिया पैसिफिक के हैं ये। बाकी ILO की बात करें, महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्टूबर 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। कई बार पूछा जाता है इस ईयर स्थापना वर्ष क्या रहा, और ये फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। 187 मेंबर स्टेट्स हैं और यानी कि जो 193 UN मेंबर स्टेट्स हैं उनमें से 186 प्लस कुक आइलैंड्स। हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। डायरेक्टर जनरल है गाय राइडर। ILO के मेरे ख्याल से अभी नए बने हैं पर उन्होंने अभी टेक ओवर नहीं किया है, तो याद रखिएगा फिलहाल गाय राइडर है। साथ ही आपको जानना चाहिए व्हाट आर द फाइंडिंग्स रिलेटेड टू इंडिया। अब भारत से संबंधित क्या फाइंडिंग्स हैं ये भी आप जान लीजिए। तो देखिए इसमें बताया गया है कि जो यूथ एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन रेट है ये 2021 के पहले जो 9 महीने हैं उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है, जो 0.9% का, अगर हम 2020 से इसकी तुलना करें। अच्छा, साथ ही इसमें बताया है कि जो वेरी यंग पीपल हैं 15 से 20 साल तक के, तो उनके लिए ये सिचुएशन और भी जो है बेकार हुई है। बाकी आपको जानना चाहिए, इसमें बताया गया कि यंग इंडियन मैन, ये जो देखिए जो ग्लोबल लेबर मार्केट है इसमें जो यंग मैन है उनमें यंग इंडियन मैन 16% है और जो यंग इंडियन वुमेन है वो 5% है। किससे तुलना कर रहे हैं हम? जो ग्लोबल लेबर मार्केट है उसमें। ग्लोबल लेबर मार्केट में जो यंग मैन है ना उसमें यंग इंडियन मैन ये 16% है। मतलब टोटल मैन में जो भारतीय मैन है उनकी परसेंटेज यहाँ पर बताई जा रही है। देखिए रिपोर्ट्स में इसी तरह से होता है, रट्टा मारना पड़ता है। बाकी इसमें बताया है कि 18 महीने में जो स्कूल बंद रहे और इसमें ये बताया गया है कि रूरल एरियाज़ में केवल 8% ऐसे चिल्ड्रन रहे और अर्बन एरियाज़ में केवल 23% ऐसे चिल्ड्रन रहे जिनके पास ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त करने का माध्यम रहा है। एट विच रिवर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज इज बीइंग बिल्ट। विश्व का सबसे ऊंचा सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है, चिनाब। देखिए चिनाब नदी पर, अच्छा लोकेशन क्या है? जम्मू एंड कश्मीर के जो कौरी एरिया है रियासी डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ की बात हो रही है। तो
तो यहाँ पर वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बन रहा है चिनाब रिवर के ऊपर। तो इसके दो सिरों को जोड़ने का कार्य पूरा हो चुका है और इस कार्य को कहा गया है गोल्डन जॉइंट। दोनों सिरों को जोड़ने को कहा गया है गोल्डन जॉइंट। तो इसको हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है। आपको बता दें ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है जिसको बनाया जा रहा है। जब ये फिनिश हो जाएगा तो ये एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा रहेगा और इस चिनाब ब्रिज की जो लंबाई है ये 1315 मीटर है। एफकॉन्स इस रेलवे ब्रिज को बना रहा है। इस कंपनी ने कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए 16 और भी रेलवे ब्रिजेस बनाए हैं जम्मू एंड कश्मीर में इस चिनाब ब्रिज के साथ साथ ही। और ये सभी ब्रिज जो हैं उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और आपको बता दें ये हाईएस्ट रेलवे ब्रिज होगा वर्ल्ड में 359 मीटर अबव द रिवर बेड लेवल। Odisha Chief Minister Naveen Patnaik has released a book titled Lockdown Lyrics. Who is its author? ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया। इसके लेखक कौन है? सही आंसर ऑप्शन सी है, संजुक्ता दास। तो देखिए ओडिशा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, उन्होंने एक बुक रिलीज की जिसका नाम है लॉकडाउन लिरिक्स और ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स है जिसको लिखा है संजुक्ता दास ने। हाल ही में कुछ बुक्स रिलीज हुई हैं, उनको एक साथ देख लेते हैं। तो देखिए एलन प्रेजर, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है डेंजरस अर्थ, व्हाट वी विश वी न्यू अबाउट वोल्केनोस, हरिकेन्स, क्लाइमेट चेंज, अर्थक्वेक्स एंड मोर। एक और बुक है लायन ऑफ द स्काइज, हरदीप सिंह मलिक, द रॉयल एयर फोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसको लिखा है स्टीफन बार्कर ने। एक और बुक है इन द शैडो ऑफ अ लेजेंड, दिलीप कुमार, इसको लिखा है फैजल फारूकी ने। एक और बुक है जो 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन है विश्वनाथ आनंद, इनका मेमोयर है माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ, इसको आनंद ने सुसान नीनान के साथ मिलकर लिखा है। Who has been appointed as the new Chief Executive Secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के नए कार्यकारी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, साइमन स्टेल। देखिए यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने साइमन स्टेल जो कि फॉर्मर इन्वायरमेंट मिनिस्टर रहे हैं ग्रेनेडा के, इन्हें न्यू एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी नियुक्त किया है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC का। आपको जानना चाहिए ये मैक्सिको के पैट्रिशिया एस्पिनोसा इनको सक्सीड करेंगे। अच्छा, सबसे पहला काम क्या रहेगा इनका? जैसे ये टेक ओवर किया इन्होंने, सबसे पहला काम रहेगा जो अब नवंबर के महीने में UN क्लाइमेट समिट होने वाली है इजिप्ट में, जिसे COP27 बोला जा रहा है ना, ये सबसे पहला इसको हेड करेंगे ये। अच्छा, अगर हम बात करें UNFCCC की, तो ये सबसे पहले जो अर्थ समिट है यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे अर्थ समिट बोलते हैं, जो कि रियो डी जेनेरियो में हुई थी 3 से 14 जून 1992 में। इस दौरान इस UNFCCC को 154 स्टेट्स द्वारा साइन किया गया था और ये कब से लागू हुआ? 21 मार्च 1994 से। तो क्लाइमेट सिस्टम से संबंधित है ये और 197 कंट्रीज़ ने इस कन्वेंशन को रेटिफाइड किया है और इन सभी कंट्रीज़ को बोला जाता है पार्टीज टू द कन्वेंशन। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP जिसे हम बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, इसकी सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है UNFCCC की हम बात कर रहे हैं और हर साल इसकी ये बैठक होती है। इसका सेक्रेटरीट बॉन जर्मनी में है और क्योटो प्रोटोकॉल भी इसके 3rd सेशन में 1997 में अडॉप्ट किया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC का जो 3rd सेशन हुआ था 1997, इसी में ही अडॉप्ट किया गया था। बाकी आपको जानना चाहिए इंडिया ने UNFCCC को 1993 में रेटिफाई किया था। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? ऑस्ट्रेलिया। इन विच ईयर वॉज इंग्लिश डिक्लेयर्ड एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया? आंसर इज 1963। द Galdingadalur volcano which erupted recently is located in which country? Iceland. Which organization unfurled the Indian flag about 30 kilometers above the planet on Independence Day? Answer is Space Kids India. Salman Rushdie, who suffered an attack this week, had faced death threats for his novel The Semitic Verses for years. In which year was the novel published? Answer is 1988. Veteran stock market investor Rakesh Jhunjhunwala, also known as Warren Buffett
ऑफ इंडिया और बिग बुल ऑफ इंडिया हैज़ बीन पास्ड अवे रिसेंटली। अच्छा, इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर बहुत लोगों ने गलत किया, तो आप देखिएगा एक बार सर्च करके क्यों गलत हुआ है आपका। ठीक है, यदि आपके पास लक्ष्मीकांत है पॉलिटी की बुक तो उसमें दिखेगा। ऑफिशियल लैंग्वेज का काफ़ी देखिए आजकल चलता रहा है, ये मुद्दा एक चलता ही रहा है, तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए। एसएससी हो गया या फिर आपके जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हो गए उनमें पूछ लेते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। विमेंस आईपीएल विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम इन विच ईयर द ILO रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज, which day was celebrated as the Parsi New Year Navroz in August 2022. Delhi Bengaluru airports have recently launched a beta version of which app for Android platform. Axis Bank becomes the first Indian bank to launch Axis Receivables Suite. Who is its MD and CEO? Axis Bank के MD and CEO जो आपको बताने हैं। Which country has become the first country to authorize a COVID-19 vaccine for the Omicron variant? Name the British writer and author of the best-selling novel The Horse Whisperer, published in 1995, who died recently. साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। यहाँ पर आपके जो हमारे करंट अफेयर्स वीडियोस की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। Thank you guys.